अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन अब आज वेट नहीं होगा, कल बताया गया है। चलिए लिखिए, सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग होता है। ठीक, सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग होता है। ठीक, फिर लिखिए, सूर्य से चंद्रमा पड़फर में हो तो, देखिए जो शब्द कठिन है उनको मैं लिख दे रहा हूं। सूर्य से चंद्रमा पड़फर में हो तो सम योग होता है। ठीक, जी गुरुजी। सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग होता है, सूर्य से चंद्रमा पड़फर में हो तो समयोग होता है। समयोग। फिर सूर्य से चंद्रमा आपोक्लीम सूर्य से चंद्रमा आपोक्लीम में हो तो वरिष्ठ योग होता है। वरिष्ठ। आवाज नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही है? नहीं गुरुजी, आ रही है। अरे गुरुजी, अगर कभी कभी किसी को लगे कि आवाज नहीं आ रही है तो एक बार लेफ्ट होकर के फिर ज्वाइन कर ले तो आने लगेगी। होता है कभी कभी ऐसा। कभी कभी अगर आपको वॉल्यूम स्लो लगे, आवाज कम धीरे सुनाई दे रही, तो भी लेफ्ट होकर ज्वाइन करेंगे, दोबारा सही आने लगती है। ठीक है, इसीलिए 15 मिनट पहले लिंक भेज दिया जाता है कि उसमें आपकी कमी महसूस हो जाएगी। हमारे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ से है, तो आप 15 मिनट में व्यवस्थित हो जाएंगे। अब पता लगा आप 5 बजे जुड़े ही, तो सारी समस्याएं भी पता लगा, तब तक बात आगे निकल गई। तो एक आदमी पढ़े क्या लिखे हैं? सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग होता है, सूर्य से चंद्रमा पड़फर में हो तो सम योग होता है, सूर्य से चंद्रमा आपोक्ली में हो तो वरिष्ठ योग होता है। सबने लिख लिया? किसी का छूटा तो नहीं? जी हो क्या गुरुजी? लिख लीजिए। चल ठीक, अब एक आपको पढ़ा दिया गया है केंद्र पर आपोक्ली, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। केंद्र 1, 4, 7, 10 को क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक, फिर पड़फर क्या है? 2, 5, 8, 11। ठीक, आपोक्लिम क्या है? 3, 9, 12। ठीक है, इतना क्लियर? आगे ना समझ में? केंद्र पड़फर आपोक्लिम। जी गुरुजी। सर ये सूर्य से केंद्र का कुछ सेपरेट मतलब है क्या? दक्ष जी आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, धैर्य आप बनाए रखें, कुछ संशय नहीं होगा, लास्ट तक बने रहें। ठीक है, सब हम बताएंगे। हमको खुद लगा कि आप, हमको पता है। ठीक है, हर स्तर के लोग जुड़े, हम उस स्तर से शुरू करता हूं और अंत तक ले जाता हूं। ठीक है, सब आओ समझाऊंगा। केंद्र हो गया 1, 4, 7, 10। पड़फर बता दिया गया आपोक्लिम की। अब बात यहां आई सूर्य से। ये पड़फर आपोक्लिम उस दिन चर्चा हुई थी, ये विदेशी नाम है। इस तरह ज्योतिष में बहुत सारे आपको विदेशी नाम मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक थे। कौन? सूर्य पितामहो है,
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिरा लोमसः पौलिसश्च चैव च्यवनो यवनो भृगुः सौनको अष्टादशश्चैचे ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ये 18 प्रवर्तक है। इसमें एक नाम है च्यवनो यवन, यवनाचार्य जी भी थे। ठीक, इस ज्योतिष में बहुत अरबी शब्द फारसी इस तरह के मिल जाएंगे। तो वही आपो क्लिम परफट वही है। द्रेष्कार शब्द हो गया, लिप्ता हो गया, यहाँ तक कि 12 राशियों के नाम भी बताया है। क्रिय, ताबूर, जितुम, कुलीर, ले, पाथोन, जूक, कौरपिक, इस तरह से। ठीक, उसी तरह अंग्रेजी में राशियों को बुर्ज कहते हैं। जैसे कहें बुर्ज ए कौस मतलब धनु राशि, बुर्ज ए हमल मेष राशि, सौर वृष राशि, इस तरह से तमाम जो है जो के नाम है। तो पड़फर आपोक्लिम भी वैसे ही शब्द ले है। बराहमीर, इसकी लंबी कहानी है। बराहमीर की यात्रा जो है हुई थी यूनान से, वहीं से ये शब्द आए हैं। बाकी आप देखेंगे रमल शास्त्र, ठीक है, एक रमल शास्त्र भी है, उसमें भी बहुत जो है इस तरह के शब्द मिल जाएंगे। रमल जानते हैं कि नहीं? जी जानते हैं। जी गुरुदेव जी जानते हैं। तो ये देखिए रमल, ये पासे जैसा होता है। ये शकुनी का पासा देखे होंगे, या चंद्रकांता नाटक आप लोग जो देखे होंगे, सीरियल जो आता था, उसमें पंडित जगन्नाथ जी इसी के फेंक करके इसे करते थे। इसमें भी 16 शक्लें होती है। लहियान, कब्जुल दाखिल, कब्जुल खाली, जमातम फरा, चीबो कला, किरसो प्रकृत हो, इस तरह 16 शक्लें हैं। फिर उसमें अब्दुल दाखिल खाजिज ये सब बनाया जाता है। ये लंबा विषय, इसमें नहीं जाऊंगा। बात आ रही थी इसमें पड़फर आपोक्लिम में, इस तरह से बहुत है। उनका भी जो है यवनों का भी बड़ा योगदान रहा। यहाँ पे सैयद रजा हसन जी जुड़े हैं कि नहीं? नहीं आया सर आज। हाँ, नहीं आए होंगे। जैसे 18 प्रवर्तकों में एक यवन भी थे, वैसे इस तरह आप हमारे इस ग्रुप में एक सैयद रजा हसन जी जुड़े हैं बनारस से। वो भी बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं, वास्तु के भी अच्छे जानकार हैं, मंदिर वास्तु में उनका काम है। और बराहमीर ने यहाँ तक तो कहा है कि मिलेक्षा ही यवनास्तेस्तु सम्यक शास्त्र मिदम स्तम ऋषवत्ते भी पूज्यन्ते किम पुनर्दैवी विद्युजा। म्लेच्छ भी जो है अगर ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं मुसलमान, तो वो भी ऋषि के समान पूजे जाएंगे। ठीक, उनका भी वो भी कुंडली दिखाते हैं। यहाँ तक कि एक रहीम खान खाना की एक किताब है खेट कौतुकम, उसमें भी कहा यदा मुस्तरी करकटे वा कमाने यदा चश्मखोरा जमी आसमाने तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा हुआ बाल का बादशाही करेगा। कहा यदा मुस्तरी करकटे वा कमाने, मुस्तरी मतलब गुरु, करके या धनु, कमान मतलब धनु में हो, चश्मखोरा जमी आसमाने, चश्मखोरा मतलब सुख, जमीन मतलब चतुर्थ, आसमान मतलब दसम भाव में हो, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ा लिखे मतलब तब ज्योतिषी क्या किसी का फलादेश करेगा। ऐसे योग में जातक जन्म लेना ही वो ऑलरेडी जो है बादशाही करेगा, मतलब राजा होगा, राजयोग में उत्पन्न हुआ। ठीक, और कौन सा पुस्तक गुरुजी? खेट रहीम खान खाना की है। ठीक, वो सब भी रत्न धारण करते हैं पुस्तक का है। खेट कौतुकम मिल जाएगी अमेरिकन में, चौखंबा में इत्यादि में। ठीक, उन सब का भी अपना रत्न धारण करते, वो सब भी उपाय करते हैं। उन सब का भी एक अपना अलग मतलब ज्योतिष में उनका बहुत योगदान रहा है। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ठीक, हर चीज का उनका भी मंत्र है। जैसे हम लोग वैदिक उपचार करते हैं, हाँ वो लोग अपना करते हैं, उनका भी अपना मंत्र है। शत्रु को भगाने के लिए, शत्रु को कष्ट देने के लिए है इमना मीस सलाम मातिन है, तमाम तरह के जागरे जागरे बसार मेरे मरे सूर्य कर नाम ले लीजिए, इस तरह का है। दुस्वप्न आ रहे हैं उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समसेक बराइल सलाइल आदमी हजरत महबूब सुभानी हाजिर। तमाम तरह के धन की कमी है, या काबियो या गानियो या माली या बाकियो है, तमाम तरह के इस तरह के उनके भी मंत्र है। ज्वर हो रहा है उसके लिए अलग मंत्र है। धन की कमी है, शरीर में पीड़ा है, दुष्पारते आती बुढ़िया चुतारी जिसके कांधे सर के, तमाम तरह के उन सब उसमें मैं ही जाऊंगा। बात आ रही पड़फर आपोक्लिम में। इस तरह से उन शब्दों से घबराना नहीं है, वो उनका एक अपना शैली है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। लिप्ता हो गया, दृष्कार हो गया, बेस्म हो गया, हिबुक हो गया, तो जगह जगह मिलते जाएंगे। तो केंद्र पड़फर आपोक्लिम। रामशेष जी, हाँ तो कहीं नहीं कर
मैंने सिंपोनिक में बता दी बी की चालू है काफी सिंपोनिक नहीं है वो है तो बताइए सीधा सीधा। इस तरह से देखिए काम नहीं चलेगा, बता दे रहे माइक खोल करके आप लोग लगे अपना पंचायत करने। चलिए हाँ, केंद्र पड़फर आपोक्लिप। अब बात आई, ये देखिए 3 योग ये आपने पढ़ा, सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग, सूर्य से चंद्रमा पड़फर में हो तो समयोग, सूर्य से चंद्रमा आपोक्लिप में हो तो वरिष्ठ योग। वरिष्ठ योग। ठीक है, वरिष्ठ योग। अब यहां से ध्यान रखना है सूर्य से, ठीक, केंद्र पड़फर सबको याद ही है, नहीं याद होगा तभी याद कर ले। अब आइए इसको समझते हैं। ये तीनों योग देखिए, कल जो मैंने 7 योग पढ़ाया था ना आपको, वो हर कुंडली में कोई ना कोई योग जरूर मिलेगा। उसी तरह ये सूर्य और चंद्रमा से ये बनने वाली कुंडली में रहेगा, चाहे अधम योग रहे, चाहे समयोग रहे, चाहे वरिष्ठ योग। अब मान लिए उदाहरण के लिए सूर्य यहीं पे हो गया, ठीक, और चंद्रमा यहां पे हो गया। अब गिनिए, अब नियम में क्या लिखा है, सूर्य से, ठीक, तो सूर्य से गिनिए चंद्रमा किस स्थान पे है, केंद्र भाग में गुरुजी, केंद्र में, केंद्र चतुर्थ स्थान में, केंद्र में चतुर्थ स्थान। अधम योग, चंद्रमा चौथे स्थान, ठीक, जी। तो कौन सा योग, अधम योग। अधम योग। चलिए बहुत बढ़िया। फिर सूर्य से चंद्रमा, मान लीजिए सूर्य यहां हो गया, और चंद्रमा यहां हो गया। अब गिनिए सूर्य से चंद्रमा किस स्थान पे है, दशम में है, अधम योग हो गया। एकादश में, दशम में अधम पड़फर में है, केंद्र पड़फर में में समयोग, सब लोग म्यूट वरिष्ठ योग गुरुजी। एक समयोग गुरु। मैं समझा रहा हूँ, एक एक बोल कोई किसी को नहीं समझ, ठीक है, आप सब लोग म्यूट रहे। अब यहाँ देख रहे हैं सूर्य का द्वितीय भाव में, चंद्रमा एकादश भाव में। अब हम सूर्य से जब गिन रहे हैं तो चंद्रमा किस में आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10, दशम में आ रहा है। दशम किस में आता है, केंद्र में आता है। अब ये बात ध्यान रखनी होगी, सामान्यतः केंद्र तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं कि 1 4 7 10, ठीक है, लेकिन ये लग्न से केंद्र हुआ, क्योंकि ये लग्न है, ठीक, ये 1 4 7 10 हुआ, लग्न से केंद्र हुआ। जब हम सूर्य से बात करेंगे तो सूर्य का 1 4 7 10 केंद्र होगा। बात आई समझ में? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। केंद्र की बात करेंगे तो सूर्य का केंद्र अलग होगा, सूर्य का पड़फल अलग होगा, सूर्य का अपोक्लिम अलग होगा। जब लग्न से केंद्र की बात करेंगे आवाज ही चली गई। गुरुजी लेफ्ट हो गए। नेटवर्क इशू होगा। आएंगे आप लोग, आएंगे आप लोग, सभी लोग रखा करिए। सभी लोग धैर्य रखें, शांति बनाए रखें, आएंगे गणेश जी वापस। अरे आप लोगों को बोला जाता है माइक म्यूट रखिए तब समझ में आएगा, बीच बीच में क्वेश्चन मत किया करिए, लास्ट में किया करिए, है ना। माइक को म्यूट करके रखिए तब समझ में आएगा, बीच बीच में ना बोले कृपया। आ जाएंगे सर कुछ टाइम में।
हाँ, तो ये अधम सम वरिष्ठ योग आ गया समझ में? जी गुरुजी। स्क्रीन दिख रहा है? जी। अब जैसे देखिए सूर्य यहाँ चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, ठीक है? तो सूर्य से चंद्रमा किस स्थान पे है? केंद्र में। केंद्र में। एक में है ना? जी। हाँ, तो एक में है तो एक केंद्र में आता है, तो यहाँ अधम योग बन गया। जी जी। जी गुरु जी। अभी भी किसको समझ में नहीं आ रहा है बताए तो मैं फिर समझाऊं। बोलिए, कोई है जिसके समझ में ना आ रहा हो? जी सर एक बार गुरुजी। रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दीजिए एक बार। अच्छा, एक बार पंडित जी रिपीट आप कर दीजिए और ना। नियम जी पढ़िए, गुरु जी, क्या लिखे एक हैं बार। आप? सूर्य केंद्र में हो तो अधम योग होता है, और सूर्य से चंद्रमा पर्णफर में हो तो सम योग होता है। सूर्य से चंद्रमा उपोक्लिम में हो तो वरिष्ठ योग होता है। हाँ, केंद्र किसे कहते हैं? एक चार सात एक तो चार वही सात दस। सूर्य से देखिए कुंड से नहीं, हमको इस कुंडली में देखना है, कोई भी कुंडली, ठीक है? यहाँ आइए, इसी कुंडली में देखना है। अब हमको सूर्य देखना है और चंद्रमा देखना है, ठीक है? अब गिनिए सूर्य से चंद्रमा किस जगह पे बैठा है। तो आप गिनेंगे तो सूर्य से चंद्रमा बरहा में आ रहा है। अब 12 संख्या किस में आता है? केंद्र में आता है कि पड़फर में आता है कि अपोक्लिम में आता है? वरिष्ठ योग बन रहा है। वरिष्ठ योग। अब ये योग केवल आपको कुंडली में ही देखना है। अब यहाँ पे हमको उदाहरण के लिए कुंडली की आवश्यकता है, इसलिए मैं नवाज कुंडली की सहायता ले रहा हूं। इसको लग्न ही मान के देखिए। अब यहाँ देखिए कौन सा योग है। सूर्य से चंद्रमा गिनिए, कौन सा योग बनेगा इसमें? अष्टम में आ रहा है। समयोग बनेगा। समयोग बन रहा है। सूर्य से चंद्रमा यहाँ 8 में है, और 8वां क्या होता है? में आता है, ठीक? जब बोले तो जी जी मत करिए, किसी ने शांत रहिए। सूर्य से चंद्रमा 8 में है और 8वां पड़फर में आता है। तो सूर्य से चंद्रमा जब पड़फर में हो तो समयोग होता है। इसके फल में आता हूं मैं। चलिए थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। एक एक करके बोलिएगा, किसी का नाम लीजिए, उसी में बताएगा। अब भाई जिसका नाम लीजिए वही बता। अभिषेक दुबे जी। गुरु जी। कौन सा योग है इसमें? वरिष्ठ योग। ये वरिष्ठ योग है गुरु जी, अपोक्लिम में है। ये गलत बात है। जिससे पूछा जाए नाम लेकर के वही बोले, कहे खलबली मच जाती है आप लोगों में। आप लोग सुने, धैर्य रखें, गलत बोल रहा है सही ये नोट करें। वरिष्ठ योग कैसे हुआ बताएं सबको। गुरु जी सूर्य से चंद्रमा 12वें में है तो अपोक्लिम हुआ, इस वजह से वरिष्ठ योग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो सूर्य दिख रहा है इस कुंडली में बताएं कौन सा योग है? नाम लीजिए। डॉक्टर प्रियंका पांडे। प्रियंका जी। आप अपने स्क्रीन में जूम कर सकते हैं, इसको कुंडली दिख जाएगी साहब साहब। नहीं है दूसरा, अगला। हरिओम शुक्ला। सर अधम योग है, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा 10वें में है। किसकी बात कर रही हैं? ये देखिए जहां सूर्य बैठा, जहां सूर्य लिखा है उस कुंडली में देखिए सूर्य से चंद्रमा किस स्थान पे है? बारहवें में है। हाँ तो कौन सा योग हो? वरिष्ठ हाँ, योग। तो बोलना है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए जहां चंद्र लिखा है इस कुंडली में कौन सा योग? वरिष्ठ योग। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला नाम लीजिए। कौशल झा। कौशल झा। जहां चलित लिखा है इसमें कौन सा योग? अगला नाम लक्ष्मण शर्मा।
लक्ष्मण शर्मा जी बताइए, जहाँ तिलक लिखा है इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 गुरुजी पड़फर में है तो समयोग बन रहा है। ठीक, वेरी गुड। जहाँ होरा लिखा है इसमें कौन सा योग? अधम योग। गुरुजी ये अधम योग ही बन रहा है, सूर्य के साथ ही चंद्रमा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मनोहर गजपल्ला जी। जहाँ दृष्कार लिखा है इसमें बताइए कौन सा योग? दृष्कांड वाले में हाँ, सूर्य, एक मिनट, हाँ 1 2 3 4 चौथा सोने का मतलब केंद्र है, केंद्र का मतलब अधम योग है। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चतुर्थ। ओहा शर्मा। उषा शर्मा बोला क्या आपने? ओहा शर्मा, ओहा। सर ये समयोग है, पड़फल में है ये। कैसे? जहाँ चतुर्थांश। सॉरी वरिष्ठ योग है सर, ये वरिष्ठ योग तीसरे में है ये सर। हाँ, सूर्य से चंद्रमा तीसरे है, तीसरा आपोक्लिम में आता है, तो सूर्य से चंद्रमा जब आपोक्लिम में होता है वरिष्ठ योग। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रांजल जी। एक मिनट से बता रहा हूँ सर। ये जो है यहाँ पर ये समयोग है सर, सप्तमांश में। नहीं, पंचमांश में देखिए। पंचमांश में, एक सॉरी मैंने गलत देखा सर। यहाँ से भी ये सर सिमिलर है, समयोगी है। कैसे समयोग हुआ? सर 6वें ग्रह में सूर्य है और 7वें में चंद्र है, तो 1 और 2 गिनती हो रही है, 2 जो है वो पणफर है। ये देखना नियम में क्या लिखा है, सूर्य से चंद्रमा। तो आपको भाव नहीं देखना, सूर्य से देखिए। हालांकि वो ठीक है, वो ये कहिए कि सूर्य से चंद्रमा दूसरे है, दूसरे में है जी, समयोग होगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। शकुंतला महापात्रा। जहाँ षष्ठांश लिखा है इसमें बताइए शकुंतला जी कौन सा योग है? सानिध्य गौर। नेक्स्ट संजीव वशिष्ठ जी। जी गुरुदेव, षष्ठांश कुंडली में जो है वो समयोग है, सूर्य से द्वितीय भाव में चंद्रमा है, पणफर भाव में। ठीक है। अब हमको लगता है सबको समझ में आ गया। अभी भी कोई है जिसके समझ में ना आया हो तो मैं बताऊं। काउंट कहाँ से कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सूर्य से, जहां सूर्य बैठा उसको उससे गिनी, और यहाँ गणना अपने से होती। सूर्य जहां बैठा उससे हम गिनेंगे। ठीक है, जैसे आप बताइए, आपको नहीं समझ में, मान लीजिए सूर्य यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है, तो नियम में क्या लिखा है, सूर्य से। तो सूर्य मतलब यहाँ बैठा, तो 1 2 3, सूर्य से चंद्रमा तीसरे है, और तीसरा किस में आता है, आपोक्लिम में आता है। तो सूर्य से चंद्रमा तीसरे आपोक्लिम में है, तो वरिष्ठ योग हुआ। ठीक है। अब अधम सम वरिष्ठ योग में तीनों, ऐसी कोई कुंडली नहीं जिसमें ये योग ना मिले। हर कुंडलियों में कोई ना कोई एक योग, चाहे या तो अधम मिले, या तो सम मिले, या तो वरिष्ठ मिले। अभी भी कोई आ गया समझ में? जी। अभी भी कोई है जिसको समझ में ना आया हो? अभी फल पे चर्चा करते हैं। जी गुरुदेव, एक बार फिर समझा दीजिए। सूर्य अगर 9वें में बैठा हो। नहीं, अभी जिसने कहा फिर से समझा दीजिए, वो नियम क्या लिखी है बताइए आप। सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग होता है, सूर्य से चंद्रमा पड़फर में हो तो सम योग होता है, सूर्य से चंद्रमा आकृति में नहीं आपोक्लिन में हो तो वशिष्ठ हो। केंद्र किसे कहते हैं? 1 4 7 10। बस कुछ नहीं, आगे आता है आपको। देखिए सूर्य यहाँ है, अब चंद्रमा यहाँ है, तो सूर्य से चंद्रमा गिनिए किस जगह पे है। गणना पता है कि नहीं? कल मैंने आप बताया था कि सबको ऐसे 100 लिखना है, 1 2 करके, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा था आपने? जी नहीं लिखा था। 100 कुंडली बनाई थी इस तरह आप? नहीं बनाई रही होंगी। चलिए अब गिनिए सूर्य से चंद्रमा किस जगह पे है? गुरु जी आप इतना अच्छा समझा रहे हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इन्हें बोले कि प्रैक्टिस करो, उसके बाद कल पूछे। सुनिए, हर स्तर के लोग जुड़े हुए हैं, आपको आ गए इसका मतलब नहीं सब ने वो किया है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, किसी को डाउट होगा तुमको समझा वो करने दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। हाँ जी, मैं भी अभी फर्स्ट बार ही ज्वाइन कर रखा है, मैं भी फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, आप हर स्तर के लोग, ऐसा वो नहीं किया जाता। चलिए तो बताइए, जिसको नहीं समझ क्या नाम था बताए, सूर्य से चंद्रमा किस जगह पे है? अगर 9 में पे बैठे गुरु जी तो फिर क्या कहेंगे? बता रहा हूँ, तो गिनिए, देखिए सूर्य यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ सूर्य से चंद्रमा चौथे है। से मतलब केंद्र होता है, सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग होता है। ये देखिए उसी को नहीं समझ में आया जो जिसने सौठे नहीं बनाया होगा इस तरह का चक्र जो मैंने कल कहा था, ये आपके लिए गिनने में आसानी रहेगी, नहीं तो आप कंफ्यूजन होगा, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। आप प्रश्न है कि 9 में सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सूर्य से चंद्रमा यहाँ हो, अभी एक करके पूछा किसी ने, सूर्य से चंद्रमा 9 में हो, तो 9 किस में आता है? सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या है, पूछिए। सर ये जो बॉक्स जो दिया गया है वो थोड़ा सा प्रेजेंट करिए ना, वो जो वाला सूर्य से चंद्रमा जो बॉक्स किया गया था, हाँ ये वाला। तो ये जो आप काउंट कर रहे हैं जब 1 2 3 4, ये जैसे क्या उसी साइड में जा रहा है ना, डायरेक्ट यहाँ से इस बॉक्स से इधर भी हो सकेगा? मतलब हम तो यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं समझ रहा हूँ, समझ। अब सुनिए मेरे, कल क्लास किए थे आप? हाँ किए थे। तो हमने बताया था क्रम इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कल ये भी बात कही थी, और ये भी कहा था कि इसका आप 100 चार्ट बना लीजिए, तो आपने नहीं बनाया है कि नहीं? हाँ नहीं बनाया। कैसे समझ में आएगा? कल ये मैं बताया था, ये तो आपको करना पड़ेगा इतना ना। अगर आप ये ध्यान से बनाए होते तो आज आप ये प्रश्न न करते। हमने कहा ये हल्का लग रहा है लेकिन ये बहुत महत्व रखता है, बताए ना, आगे जब पाठ चलेगा तो ऊपर चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका क्रम ऐसे ही है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। हाँ वो क्रम लिखा है जैसे ऐसे करना है। अब एंटी क्लॉक मान ली उनको ना आता होता तो ये क्रम जैसे 1 2 3, इसका भी अभी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे कुछ नहीं सौठे बना लीजिए। अभी भी कह रहा हूं, जिसको इस तरह का डाउट है, हो सकता है कई लोगों के पास, वो गिन करके कुछ न कर एक बार 100 बना ले, 100 चार्ट, अपने आप समझ में आ जाएगा सब, नहीं तो यही कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तब देखिए सूर्य से चंद्रमा यहाँ 9 में बैठा है, तो 9 किस में आता है? केंद्र में आता है, पड़फर में आता है कि अपोक्लिप में आता है? अपोक्लिप में आता है, तो सूर्य चंद्रमा में वरिष्ठ योग होता है। और किसी को कोई डाउट? जी गुरु जी। हाँ बताएं। गुरु जी गुरु जी, कल हम ऐसे स्थान पे थे जहाँ नेटवर्क इशू के कारण जुड़ नहीं पाए थे, बहुत प्रयास किया। सर ये आपकी समस्या है। तो आज जो गुरु जी बता रहे हैं वो हम फिर भी हम समझ पा रहे हैं। जैसे आपको जैसे केंद्र गुरु जी 1 2 1 4 7 10 जो केंद्र है, स्थान है, उनको केंद्र कहते हैं। हाँ। उसी प्रकार से आपको क्लीन के गुरु जी हम 3 घर लिख लिए हैं, 12 3 9 3 6 9 12 घर इसमें और कौन सा? 3 6 9 12। हाँ बाकी पणफल 8 2 पणफर जी गुरु जी 8 2 2 5 8 11 2 5 8 11। जी गुरु जी आपने शुक्रवार को जो PDF डाला था ना, उसका ये अध्ययन कर ले। सब PDF में बहुत अच्छा सा हाँ दे रखा है आपने, तो उसका पहले स्टडी करें आप। जी गुरु जी हो गया गुरु जी। अब
और किसी को जिज्ञासा तो पूछ सकता है, फिर फल पे आते हैं। गुरु जी प्रश्न था। हाँ बताएं। अगर किसी का गुरु है ना, आप पहले भाव में लग्न में है, सॉरी किसी का सूर्य है ना पहले भाव में है और चंद्रमा अगर 9th हाउस में है, तो फिर इन तीनों में से तो कोई भी योग नहीं बन रहा, उसमें फिर कौन सा योग कहलाएगा वो? क्या कह रही हैं? 1 मिनट। अगर किसी की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य है और वहां से गणना करने पर 9वें भाव में अगर चंद्रमा है, तो इन तीनों में से तो कोई भी योग नहीं बन रहा है, तो फिर कौन सा योग कहलाएगा? ये पूछना चाह रहे थे हम। योग नहीं बनेगा। अब सूर्य से चंद्रमा गिनिए किस स्थान पे यहाँ पे आ रहा है, इसलिए दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ तो 9 किस में आ रहा? तो 9 केंद्र में आता है, पड़फर में आता है, इन तीनों में ही नहीं आ रहा है। तीनों में नहीं आ रहा है, में आता है ना। अरे यार आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, 3 किस में आता है? आप केंद्र में आता है और 9 किस में आता है? केंद्र में आता है कि पड़फर में आता है कि अपोक्लिम में आता है? केंद्र में भी नहीं आ रहा है, पड़फर में भी नहीं आ रहा है और अपोक्लिम में भी नहीं आ रहा है। नहीं, इसका मतलब आपने ठीक से लिखा नहीं है। 3 6 9 12 ये अपोक्लिम, ठीक है? अच्छा हाँ समझ छूट गया था, हमारे छूट गया था इसलिए हो गया था, कोई बात क्लियर हो गया गुरु जी। ओके धन्यवाद। तो हमको लगता है आप सबके समझ में आ गया है, ठीक है? अभी भी कोई है? जी गुरु जी। चलिए अब आते हैं इसके फल पे। तीनों योग में कोई ना कोई योग रहेगा। अब आते हैं इसके फल पे। फल में देखिए आप चीजें लिख लीजिए। एक तो पहले नंबर पे लिख लीजिए विद्या, ठीक। दूसरे नंबर पे विनय, तीसरे नंबर पे धन, चौथे नंबर पे ज्ञान, अब 5वें नंबर पे निपुणता। इस समय खुला है, बंद रहे, ठीक है? किसका खुला है यार? माइक जो खुलेगा सीधे रिमूव मार दिया जाएगा। हाँ लिख लिए, विद्या, विनय, धन, ज्ञान, निपुणता। निपुणता। एक और ऐड कर सकते हैं, विद्या, विनय, धन, ज्ञान, बुद्धि भी, ठीक। लिख लिया सब लोगों ने? विद्या, विनय, धन, ज्ञान, बुद्धि, निपुणता। गुरु जी अब ये तीनों चीजें रहेगी। अगर अधम सम वरिष्ठ योग में ये सारी चीजें रहेगी, विद्या, विनय, धन, ज्ञान, बुद्धि, निपुणता, ठीक है? अंतर क्या रहेगा? जिसके कुंडली में अधम योग है उसमें क्या रहेगा? अधम मात्रा में ये सारी चीजें रहेगी। जिसके कुंडली में सम योग है तो समान मात्रा में ना अधिक ना बहुत कम ये होगी। जिसके कुंडली में वरिष्ठ योग है तो उसको अधिक मात्रा में ये सारी चीजें प्राप्त होगी, ठीक। अधम में न्यून मात्रा में, अल्प मात्रा में अधम योग जिसके कुंडली में रहा, सम योग जिसके रहा उसमें समान मात्रा में न बहुत अधिक न बहुत कम, और वरिष्ठ योग जिसमें रहा उसमें ये सारी चीजें विद्या, विनय, धन, ज्ञान, बुद्धि, निपुणता उसको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, ठीक है? अब देखिए, अब इसी है ना कि 12 राशियों में ही पूरा विश्व है, इन्हीं 3 योगों में पूरा विश्व है, तो फलादेश कैसे करेंगे? ये नहीं कि अब कई लोग संकोच में पड़ गए होंगे हमारे में अधम योग है, टेंशन में आ गए होंगे, ऐसा नहीं। हमने कहा कभी भी एक योग को पकड़ के फलादेश नहीं करेंगे, है? अधम योग आगे जब हम पढ़ेंगे, भंग भी होते हैं कई जगह, वो सब आगे जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक बात नहीं थोड़ा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जो है मान लीजिए किसी में अधम योग है, तो हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में अधम योग ना होता तो और ये चीजें अच्छी मात्रा में आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती, ठीक।
ऐसा कर सकते प्रहलाद, आगे पढ़ेंगे भंग हो जाएगा। विद्या विनय धन ज्ञान बुद्धि ने, विद्या मतलब अधिक विद्यावान होगा, जो विषय पढ़ेगा उसमें अच्छा होगा। धन भी उसको अधिक मात्रा में मिल सकता है। ज्ञान समझ, ज्ञान का स्तर, बुद्धि का स्तर कैसा रहेगा, उसको अधम में लो स्तर का और वरिष्ठ में अधिक स्तर का, सम में जो है समान स्तर का, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। निपुणता मतलब कितना एक्टिव रहेगा किसी के लिए, अधम योग है तो थोड़ा कम एक्टिव रहेगा, वरिष्ठ योग है तो ज्यादा एक्टिव रहेगा, सम योग है तो ना बहुत लो रहेगा ना बहुत हाई रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? जी गुरु अब जी। जी सर। किसी में जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। ये क्या, हाँ दक्ष जी क्या करेंगे आप, विद्या ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? विद्या ज्ञान और बुद्धि में ये, इसमें क्या डाउट है आपको? अरे बुद्धि है, विद्या है कि विद्या, देखिए बुद्धि क्या है, बुद्धि कितना उसको कोई चीज ग्रहण करने में कितना समर्थ है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो एक बार में समझ गया कि 10 बार में समझा। निपुणता, ज्ञान भी उसी तरह कि ज्ञान की कैसा है, उसका ज्ञान किसी विषय में कितना ज्ञान है, थोड़ा है कि बहुत है। आई बात समझ में? ज्ञानवान कितना रहे, विषय पढ़ रहा है जिसका वो कितना, जो राय दे रहा है उसमें उसका ज्ञान कितना है, जो चीज बोल रहा है उसमें वो ज्ञान क्या 100% है कि 50% है कि 0% है। ठीक, ओके सर। जी सर, हम बोले जी सर, विद्या आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमें विद्या दे रहे हैं, ज्ञान यानी कि हम उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान है, और बुद्धि किसी भी जैसे कुंडली देखने में या उस परिस्थिति में उस ज्ञान का हम कितना उपयोग कर पाते हैं वो हमारी बुद्धि है। सही है क्या सर? हाँ ठीक है, ठीक है। बुद्धि कितना ग्रहण करने की क्षमता है जो बता रहे हैं वो आपको हम एक बार में बताए तो आप उसका कितना 10% ग्रहण किए कि 20% किए कि 50-100%, उस तरह से अधम सम वरिष्ठ में अनुमान लगा लें। जी गुरुजी, ये निपुणता किस चीज के लिए, किस चीज में निपुणता रहेगा? हर चीज के लिए। अच्छा, कितना एक्टिव रहेगा, किसी भी कार्य को करने की क्षमता, विद्या के लिए कितना निपुणता रहेगा, ज्ञान के लिए कितना, धन के लिए कितना निपुण रहेगा, या कोई कार्य कर कितना एक्टिव रहेगा। जी ठीक ठीक। ये तो सारे योग में कुछ कोई ना कोई योग जरूर मिलेगा। और इसी में देखिए अधम योग नहीं कह देंगे कि उसको टेंशन में आ जाए, आगे चल के भंग भी होगा। जी जजमान को ऐसे नहीं, तुम्हारी कुंडली में अधम योग है, वो फिर जो आप ज्यादा विद्युता दिखाने के रेफरेंस भी दे दिए, टेंशन में आ गया। ऐसा नहीं, आगे चल के भंग भी होते हैं, कैसे भंग होंगे मैं बताऊंगा अभी जो आगे पढ़ेंगे। कभी भी एक शब्द पकड़ के फलादेश नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें। ये सिर्फ लग्न कुंडली में ही देखेंगे ना? ये लग्न कुंडली भी देखेंगे। ये मैं इन कुंडलियों का सहारा लिया। जी हाँ, कुंडली की आवश्यकता थी इसलिए, क्योंकि षोडश वर्ग कुंडली होती है ना, 16 षोडश वर्गी, तो हर चीज का लग्न क्या है, लग्नात् सर्वान् विचिन्तयेत्। लग्न एक सामान्य आप एमबीबीएस डॉक्टर की तरह समझिए। ये क्या है, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, हमको बुखार हुआ, गए, हमको दवा दे दी, हम चले आए, ठीक हो गए। लेकिन जब आंख में प्रॉब्लम होगी तो आप किसके पास जाएंगे? जो आई स्पेशलिस्ट होगा उसके पास जाएंगे। हड्डी में प्रॉब्लम हुई तो आप जो अर्थों का डॉक्टर उसके पास जाएंगे। पेट में प्रॉब्लम हुई तो जो गैस्ट्रो का उसके पास जाएंगे। उसी तरह ये षोडश वर्ग है। जब हमको संपदा का विचार करना होगा, धन आदि का, तो हम होरा में जाएंगे। ठीक, जब हमको भाइयों का सुख मिलेगा कि नहीं, उसके लिए हम दृष्टान में जाएंगे। अरिष्ट विचार करना हुआ, उसके लिए हम त्रिशांश में जाएंगे। इस तरह षोडश वर्ग है, सबको आगे विवेचन होगा, बताया जाएगा। लग्न तो एक सामान आप समझिए, एमबीबीएस डॉक्टर है आप, तो इसी से आप कितने अनुभवी हैं। हो सकता है आप एमबीबीएस डॉक्टर ही ठीक कर दे, आंख आपको वही ठीक कर दे। कितने अनुभवी हैं, आपको अन्य जगह जाने की जरूरत ही ना पड़े, आप लग्न से ही सब बता दें, वो आप पे डिपेंड करता है। एक बार गुरुजी ने सारे कुंडलियों का भी परिचित करा दीजिएगा, जैसे मोबाइलों में दिखता है ना, मैत्री, अष्टावर्ग, ये क्या क्या होता है, सब चीजों का एक बार सब बता देंगे, बिल्कुल सब बता दिया जाएगा। जी गुरुजी।
तो ये अधम सम वरिष्ठ योग सबके समझ में आ गया? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। आगे चलें। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। अब देखिए, एक मिनट पीपीटी। ग्रह परिचय थोड़ा ये शुभ अशुभ ग्रह जान लेते हैं, फिर कल इस पे जो है इसके जो योग बनते हैं वो चीजें समझेंगे। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी गुरुजी। इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। देखिए 9 ग्रह होते हैं, ठीक है? इनमें हमको 2 कैटेगरी बनानी है कि कौन शुभ ग्रह है, कौन, हालांकि कोई शुभ, सब शुभ ग्रह। किसी का माइक खुला है, ये बात क्रम भंग हो जाता है, ठीक नहीं। अब देखिए 2 कैटेगरी बनाए, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, ठीक है? ग्रह जो है 9 होते हैं, इसमें 2 कैटेगरी बनाए, शुभ ग्रह की अशुभ ग्रह की। शुभ ग्रह में दिया सर्वाधिक शुभ ग्रह हमारा हो गया बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरा पूर्ण चंद्रमा, चौथा शुभ ग्रहों से युक्त बुध। अशुभ ग्रह में सूर्य, मंगल, क्षीण चंद्रमा, पाप युक्त बुध, शनि, राहु, केतु। ये चार्ट साफ साफ दिख रहा है आपको। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई चंद्रमा एक है, वो 2 जगह कैसे है? एक तरफ पूर्ण चंद्र है, एक तरफ क्षीण चंद्र है। अब बुध अकेला है, वो शुभ है अशुभ है कैसे? तो देखिए 2 होता है चंद्रमा, एक पूर्ण चंद्र, एक क्षीण चंद्र। पूर्ण चंद्र क्षीण चंद्र की जो परिभाषा है वो लिख लीजिए जल्दी से। पूर्ण चंद्र क्या है? पूर्ण चंद्र हुआ हमारा शुक्ल पक्ष की, अष्टमी से लिखिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूर्ण चंद्र होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूर्ण चंद्र होता है। लिख लिया? जी गुरुजी। जी सर। फिर लिखते, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर, जी गुरुजी, अष्टमी उसमें भी गिनेंगे मतलब पूर्ण चंद्र में और क्षीण चंद्र में, अष्टमी को दोनों में काउंट करेंगे क्या? आपको शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पता है कि नहीं? जी पता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी उसमें भी लिखाया है पूर्ण चंद्र में, और इस क्षीण चंद्र में भी आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तो अष्टमी को दोनों में काउंट करना है या अष्टमी से आगे काउंट करना है, ये बताइए। आप पहले नियम लिखिए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक क्षीण चंद्र होता है, ठीक? जी गुरुजी। क्या लिखें? एक आदमी पढ़िए, मिलाइए सब लोग। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूर्ण चंद्र होता है, और क्षीण चंद्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक क्षीण चंद्र होता है। ठीक, देखिए अब सब जानते हैं एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो वही बात है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ठीक, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, ठीक, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, यहां तक क्षीण रहेगा।
फिर आ जाए शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष खत्म। फिर आएगा कृष्ण पक्ष, तो प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक वहां क्या रहेगा? पूर्ण चंद्र रहेगा। ये हो गई सामान्य बात। इसके लिए और कहा, कहीं कहीं साढ़े सप्तमी आया है, ठीक है, कहीं कहीं सार्ध अष्टमी भी आया, कहीं कहीं उसको 3 भाग करके बताया गया है कि 10 दिन चंद्रमा न्यून, उसके बाद मध्यम बलि, फिर पूर्ण बलि, इस तरह भी बताया गया है, ठीक। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, चंद्रमा के विषय में। पूर्ण चंद्र, चंद्र चंद्र तो ठीक है, लिख लिया, लेकिन कहा है जातक पारिजात में कि सौम्य क्षणादि सहितो यदि शोभना, अगर भले अमावस्या का जन्म हो, भले क्षीण चंद्रमा हो, लेकिन वो क्षीण चंद्रमा, लिख लीजिए, क्षीण चंद्रमा यदि, क्षीण चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों से, क्षीण चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो वह शुभ ग्रह में आ जाता है। गुरु जी एक बार रिपीट कर दीजिए। यदि चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा लिख लिया, यदि क्षीण चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो, यदि क्षीण चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो वह शुभ हो जाता है, ठीक। क्या लिखे हैं? यदि चंद्रमा यदि सब ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो वह शुभ ग्रह में आता है। हाँ ठीक, ये युक्त क्या दृष्टि, ये मैं बात बताऊंगा। युक्त समझ रहे होंगे, अगर शुभ ग्रह जो है मतलब बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, ठीक, इनके साथ अगर चंद्रमा बैठा हो या आवाज नहीं आ रही गुरु जी। किसी को भी आवाज नहीं आ रही गुरु। म्यूट कर देते हैं क्या? आवाज आ रही है अब? जी गुरु जी, अब आना शुरू हुई है। कहाँ तक आ रही थी, कहाँ तक बोला था मैं? शुभ ग्रहों से शुक्र बुध में आ जाता है। चंद्रमा अगर वो क्षीण, वो शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो क्या होता है? वो शुभ में आ जाता है, ठीक। अब बुध देखिए, बुध के लिए कहा, देखेंगे स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, कि शुभ ग्रहों से युक्त मतलब बुध अगर जो बृहस्पति से, शुक्र से या पूर्ण चंद्रमा से युक्त है तो वो बुध क्या हो जाएगा? शुभ में आ जाएगा। अगर वही पाप रहेगा, सूर्य मंगल है, क्षीण चंद्रमा हो गया, शनि हो गया, राहु केतु के साथ हो तो बुध पापत्व हो जाए, क्योंकि बुध को राजकुमार कहा गया है। राजकुमार मतलब बच्चा। बच्चा क्या है भाई? जैसे उसको संगति मिलेगी वैसा हो जाएगा। अच्छे लोगों की संगति में अच्छा हो जाएगा, है, अब बुरे लोगों की संगति में बुरा हो जाएगा। है, कच्चा मिट्टी जैसे उसको जैसे आप आकार देंगे वैसा बन जाएगा, घड़ा बनेगा या सुराही जो भी बनाना हो। तो इसलिए बुध कहा कि पापक ग्रहों के साथ रहेगा तो पापत्व आ जाएगा, और शुभ ग्रहों के साथ रहेगा तो उसमें शुभत्व आ जाएगा, ठीक। अब इसमें 2 चीजें और है। ये कहा कि क्रूरो दिवाकर सुदो क्षितिजो भवेता। अब ये पापक ग्रह तो हो गए, उसमें से लिख लीजिए क्रूर ग्रह भी हैं।
जिसको जो दिवाकर सुत मतलब शनि और मंगल, ये क्या है? क्रूर ग्रह है। क्या है? एक अलग से लिख लीजिए कि शनि मंगल क्रूर ग्रह है। शनि मंगल क्या है? क्रूर ग्रह। क्रूर। अब आपने लिखा पापी भी है, क्रूर भी है। इसको थोड़ा समझना होगा कि पापी और क्रूर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक कहानी सुनाता हूं, जो एक कवि है डॉक्टर अनिल चौबे जी, वो सुनाते थे कि एक गांव में जो है एक वृद्ध आदमी रहता था। ठीक है, बूढ़ा आदमी। वो क्या करता था कि जो उसके घर से गुजरता था सबको गाली देता था। कोई भी गुजरे सबको गाली, एकदम गंदी गंदी गालियां देता था, जो भी उसके घर से गुजरता था। अब जब एक दिन मरणासन्न हुआ तो उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे पास में आए। अब कह रहा है कि बेटा देखो, मैंने जिंदगी भर जो है लोगों को गाली दी है, अब कुछ ऐसा काम तुम लोग करना जिसको जो है हमको मरने के बाद लोग कहें कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अब बेटे भी क्या करें, वो भी कहें जी पिताजी करेंगे। अब पिताजी उसके स्वर्ग सिधार गए। तो अब ये दोनों बेटे सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, ये तो जीवन भर लोगों को गाली दिए, अब हम ऐसा क्या काम करें कि इनको लोग अच्छे कहें। तो दोनों बेटे क्या किए, घर के सामने वही लाठी लेकर खड़े हो गए। जो आता उसको क्या करते, गाली भी देते और डंडे से मारने भी दौड़ते, मार भी देते थे मौका पाते तो, जो भी गुजरता था। तो लोग कहने लगे कि ये दोनों तो बड़े हरामी हैं, इससे अच्छा तो इसका बाप था, वो तो केवल गाली ही देता था। ये तो दोनों जो है गाली भी देते हैं और मारते भी हैं। यही क्रूर और पाप में अंतर है। आई बात समझ में? क्रूर कौन हो गए? उनके दोनों बेटे गाली भी दे रहे, पीट भी रहे। अब पापी कौन हुआ? उसका पिता केवल गाली ही देता था। ये हम फलादेश में आगे प्रयोग करेंगे जब तमाम चीजें पढ़ेंगे, विवाह विच्छेद योग, तलाक योग, तो ये सब सारी चीजें क्लियर होगी क्रूर और पाप में। ठीक है, तो ये शुभ और अशुभ ग्रह, हालांकि कोई सब शुभ ग्रह है, क्योंकि ग्रह क्या है, हमारे देवताओं के है ना। कहा राम अवतार सूर्य से, सूर्य के अवतार कौन है? भगवान राम है। चंद्र से दुनाए कहा, चंद्रमा के भगवान कृष्ण है। ठीक, तो बस मनुष्य के कर्मों के अनुसार वो शुभ अशुभ हो जाता है। अब पिता हमको क्या है, मारते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमको क्रूर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो पापी हो सकते, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए डांटते मारते हैं ना। सूर्य क्या इतनी गर्मी दे रहा है, अब गर्मी नहीं देगा तो भूमि कैसे उर्वरक होगी, कैसे जो खेती होगी, कैसे बारिश होगा। वो भी सूर्य के गर्मी भी जो है ना, गर्भ जो मेघ गर्भ धारण करते हैं उनको पुष्ट करती है। तो इस तरह मनुष्य के कर्मों के अनुसार ये शुभ अशुभ हो जाते हैं। ये आगे और क्लियर हो जाएगा। और इस शुभ अशुभ में किसी को कुछ समस्या हो तो पूछ सकता है। गुरु जी, हाँ, गुरु जी जो बुध है अगर वो किसी के साथ ना हो, ना किसी से दृष्ट हो, तो क्या नैसर्गिक होगा उसका? कौन? गुरुदेव, अगर बुध आगे किसी के साथ बताएंगे। बुध तो किसी शुभ ग्रह से। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बुध वैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ठीक है, नैसर्गिक मतलब वास्तविक रूप से शुभ ग्रह है, तो शुभ में ही लेंगे। हाँ, अब उसका उतना पाता, थोड़ा शुभ ग्रहों का प्रभाव मिले तो और ज्यादा शुभ तो हो जाएगा। नैसर्गिक रूप से उसको शुभ ही मानेंगे हम। ठीक है, ठीक, बढ़िया। अगर दृष्ट हो जाए गुरु जी पापी ग्रहों से अकेला बैठकर, थोड़ा पापक तो आ जाएगा इसमें। आ जाएगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। गुरुजी जो आप जातक पारिजात का बताए थे वो बताएंगे किस पेज नंबर पे, मैं देख लूं। अब पेज नंबर नहीं, हम ये दूसरे अध्याय का है, 9वां 10वां श्लोक देख लीजिएगा। ठीक है, ये गुरुजी आज का भी जातक पारिजातक का ही है, आज का विषय भी। आज का विषय हाँ, जातक पारिजात का है, बृहद जातक का है, सबका है, दे दिया जाएगा ग्रुप में। 386 जातक पारिजात के। जी गुरुजी, जी गुरुजी, हाँ, ये बताइए, यदि क्षीण चंद्र शुभ ग्रह के साथ होता तो क्या होता, मतलब कौन सा योग बनता है? योग नहीं शुभ हो जाता है। वो क्षीण मतलब क्षीण आपने पढ़ा कि क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह में आता है। अगर क्षीण चंद्रमा ग्रह के साथ हो जाए तो वो शुभ हो जाएगा, पापी नहीं रहेगा। गुरुजी, इनके जैसे आपने चंद्रमा का देवता कृष्ण बताए हैं, सूर्य के नाम,
सारे ग्रहों के कोई ना कोई देवता होते हैं क्या? क्या होते हैं? आवाज नहीं आ रही, ठीक से बोलिए अमित जी। जैसे आपने चंद्रमा के देवता बताए हैं कृष्ण, सूर्य के देवता बताए हैं राम, तो ऐसे सारे ग्रहों के कोई ना कोई देवता होते हैं क्या? बिल्कुल है, सिंहो भूमिपतिश्च वामनो विदश्च है, वो सब बताया है। केतो मीनावतारश्च बुधः सोमसुतश्च, इस तरह करके है। बृहद पाराशर दिया है, भेज दिया जाएगा, फोटो पढ़ लीजिएगा, उसमें चर्चा विषय। गुरुजी एक प्रश्न था, गुरुजी प्रश्न करो क्या? जी हाँ, हमको कल के विषय में प्रश्न पूछना था आपसे कि कल आपने 7 प्रकार के योग की चर्चा की थी और कोई ना कोई योग कुंडली में बनता ही बनता है। अब और ऐसी अवस्था में मान लो कोई 7 योग में कोई भी एक अशुभ योग बन रहा है और साथ में ना कोई अशुभ योग भी बन रहा है, जैसे मान लो कि मतलब गुरु राहु का चांडाल योग बन गया या मंगल राहु का विष्णु योग बन गया, तो फल कैसे करेंगे? एक मिनट, हाँ, गुरु राहु का क्या बन रहा है? गुरु राहु का चांडाल योग बन गया। कल एक बात और बता देता हूँ सभी से, जैसे बात करते हैं काल सर्प योग की, ग्रहण योग की, ये चांडाल योग से, ठीक है? तो ये गुरु राहु का चांडाल योग होता है, ये योग भी नहीं होता, ये भी कपोल कल्पित योग है, बता दे रहा हूँ सबसे, ठीक है? हाँ, एक चांडाल योग अलग से बनता है, गुरु राहु से नहीं बनता। शनि से बनता है क्या? गुरु शनि से नहीं, ये चांडाल योग होता ही नहीं है। अच्छा, होता ही नहीं, ठीक है। जो चांडाल योग, ठीक है, काल सर्प योग जैसे ही है, भ्रामक आतंकी योग है। अच्छा अच्छा, अब गुरुजी हमारा ये प्रश्न था कि कोई मतलब इनमें से कोई शुभ योग बन रहा हो और साथ में कोई कुंडली में ना मान लो मंगल राहु का अशुभ योग भी बन रहा हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कैसे फल करेंगे? मतलब सही बताएंगे, गलत बताएंगे उसको? मिला जुला फल कहेंगे ना, दोनों का। अब ऐसा थोड़ी कि हम कह दिए धनी है तो धनी व्यक्ति के क्या रोग नहीं होगा, धनी व्यक्ति के क्या दाम्पत्य जीवन में कलह नहीं होगा, धनी व्यक्ति क्या कभी बीमार नहीं होगा, धनी व्यक्ति के क्या लिखा है कि धनी व्यक्ति जो हो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं होगा ना, वो धन अलग चीज हो गई और बीमारी अलग चीज हो गई। सबका मिला जुला फल कहेंगे, जो उसका अशुभ फल है उसको शुभ भी कहेंगे, और उसमें आगे जब पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगी, घबराइए मत। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। क्षीण चंद्र के साथ यदि शनि बैठा है तो क्या फल होगा? वो क्षीण चंद्र का शनि है तो निश्चित रूप से वो क्षीण है, शनि पापक ग्रह है तो उसमें पापक तो रहेगा। हाँ, अगर उसमें शनि जहाँ बैठता है, हाँ ठीक, उसमें अगर शनि जहाँ बैठता है वहां शनि जहाँ बैठता है वहां तो नुकसान नहीं करता, जहाँ देखता है वहां नुकसान करता है। यही होता है, आधा ज्ञान जो है विष के समान होता है ना। वो कहा शनि क्षेत्र गते जीवे, जीव क्षेत्र गते शनि, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। कहाँ की पंक्ति कहाँ को आप ला रहे हैं, ठीक है? वो जब शनि के घर में शनि जाए तब जो है वो होता है कि शनि जो है घर की हानि करता है और दृष्टि उसका इस तरह से, वो बात कर रहे हैं, ठीक है? जब गुरु घर में शनि जाए, शनि के घर में गुरु जाए, बात आ रही है। आप पूछ कि शनि अगर क्षीण चंद्रमा है, उसके साथ शनि है तो निश्चित रूप से शनि पापक ग्रह है, और क्षीण चंद्रमा है तो चंद्रमा भी पापत्व में आ जाएगा, पापी कहलाएगा। हाँ, अगर उसमें गुरु की दृष्टि है, गुरु की युति है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें शुभत्व भी आ जाएगा। गुरु जी, यदि इसके पढ़े हुए से एक क्वेश्चन है, शुभ ग्रह दोनों के साथ हो तो क्या होगा? कौन? गुरु जी, यदि बुध पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों के साथ एक साथ बैठा हो तो कैसा योग होगा? अब डिपेंड करता है किस पापक ग्रह के साथ है, किस शुभ ग्रह के साथ है। अगर जो बृहस्पति के साथ है बुध, तो बृहस्पति चूंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह है, ठीक, तो उसके साथ निश्चित रूप से बुध में शुभता आ जाएगी, उसमें भी पापक ग्रहों का प्रभाव उतना नहीं रहेगा, ठीक है? मेरा भी एक सवाल है आज के पढ़े हुए से, सूर्य दोनों के साथ बैठा हो तो क्या? यदि बुध बृहस्पति और सूर्य दोनों के साथ बैठा हो तो शुभ में आएगा या अशुभ में? शुभ में आएगा, शुभ में आएगा, क्योंकि सूर्य जो बुध जो है ना, ये हमेशा साथ में रहते हैं। बुध शुक्र को अनुचर ग्रह कहा गया है, ये दोनों हमेशा आसपास ही रहते हैं। बुध सूर्य का अंतर 28 अंश से अधिक नहीं हो सकता, और सूर्य का अधिकतर 48 अंश से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बुध अगर सूर्य के साथ है तो और भी है तो उसमें निश्चित रूप से शुभत्व रहेगा, ठीक है जी। सर दोबारा बोल दीजिए कितना अंतर होगा? ये बता देंगे, बाद में बताएंगे। चलिए गुरुजी, मेरा भी एक सवाल है
जो आज आपने पढ़ा है अधम योग, सम योग और वरिष्ठ योग, ये आपने कहा है कि पूरा ज्ञान होना जरूरी है। तो जो आपने सारे योग बताए हैं, इसमें अगर मान लिया जाएगा कि पूरा पूरा धन भी होगा, शिक्षा भी होगी, ज्ञान भी मिलेगा, तो ये पूरा पूरा माना जाए या और भी इसके लिए और भी ज्ञान की जरूरत होगी? सारे योग हैं, बहुत सारे योग हैं, सबको लेकर के फलादेश करेंगे। अभी एक शुरुआती दौर पे आप बता रहे हैं कि कुंडली देखते कम का कुछ आप योग बता लें, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यही चीज पढ़ूंगा जो आपको आसानी से मिल जाए। देखिएगा, हमने कहा ना, अभी आप अपने आप को देखिए, अगले सोमवार को देखिएगा। क्या आप कुंडली देख रहे हैं तो आपको कुछ नजर आ रहा है कि नहीं, कि हाँ हम ये योग को ये योग के बारे में जान रहे हैं? अब देखिएगा 2 दिन में कितना प्रतिशत कह सकते हैं इसको अपने एक्सपीरियंस में, आप जैसे कह रहे हो? नहीं कर सकते, अभी योग पढ़ेंगे ना तब स्पष्ट हो जाएगा कहाँ कितना परसेंट। और अच्छे योग याद कैसे करेंगे गुरु? एक जब बात कंप्लीट हो जाए तब बीच में मत बोला करिए, अभी उनको समझा रहा हूँ ना। हमने कहा अभी मान लीजिए कोई खराब योग है, अब उसमें अधम योग भी बन गया, तब तो वो और सहायक हो जाएगा, खराब में और अशुभ करेगा। और अच्छे राजयोग हैं और उसमें भी अगर वरिष्ठ योग बन गया तो और सहायक सिद्ध होगा। ये बात है, सबके सामंजस्य से करेंगे, घबराइए ना। आप बस जितना चाहे उतना तैयार रखिए, चिंता मत करिए। ठीक है ऐसा आप बस जितना उतना तैयार रखिए, सब अपने आप आ जाएगा। अभी और आगे तो बढ़ने दीजिए। गुरु जी हेलो। हाँ बोल। हाँ। सर ये बीच बीच में ये लोग सवाल बोल रहे हैं ना, उनको खाली इतना बोल दिए लास्ट में सवाल ले ले, क्योंकि सर आपका लिंक टूट रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस होते हैं, क्योंकि सब बोलते जा रहे हैं। चलिए कोई गुरु जी, ये सूर्य के स्थान में ही चंद्र होगा तो कौन सा योग होगा? सूर्य से चंद्रमा हो तो कौन सा योग होगा? आप ही बताइए, सूर्य से चंद्रमा किस जगह पे है? एक में ना होगा, प्रथम अधम योग होगा। चंद्रमा पहले है तो अधम योग होगा, एक केंद्र होता है। हाँ धन्यवाद। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। गुरु जी एक सवाल पूछना है, गुरु जी सिर्फ एक सवाल। हाँ बोलिए प्रांजल जी। हाँ जी, मैं यूँ पूछ रही हूँ सर कि जी, अच्छा आप पूछिए। ठीक है जी सर, एक छोटा सा प्रश्न यह है कि यदि बुध क्षीण चंद्र के साथ हो, तो सर ये बुध अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति की वजह से क्षीण चंद्र को शुभ बनाएगा या अशुभता की तरफ रहेगा क्षीण चंद्र? नहीं देखिए, हाँ ये देखिए टेक्निकल पॉइंट है, बहुत बढ़िया प्रश्न। बुध देखिए वह नैसर्गिक है, ठीक है, शुभ है। और क्षीण चंद्रमा क्या है? पापत्व में आ जाता है। अशुभ है जी, बिल्कुल ठीक है, अशुभ है। और आपने कहा कि अशुभ है, अब आपको उसमें वो देखना पड़ेगा कितना क्षीण है। अगर प्रॉपर क्षीण अमावस्या पे ही जाके चंद्रमा हो गया तब तो एकदम पापत हो गया, तो भी बुध को भी अपने साथ ले लेगा। अगर वो थोड़ा सुविधा की तरफ बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा बुध को प्रभावित नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना होगा। जिसका पलड़ा भारी हो, मतलब ठीक है। तो प्रयोग करके ये सब सारी चीजें समझनी होगी, बहुत एकदम बाबा प्रमाणम नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है जी बहुत धन्यवाद जी। गुरु जी एक प्रश्न पूछना है मुझे। हाँ बोलिए। हाँ जी गुरु जी, ये बोलते हैं कि शनि इस दृष्टि से उसको देख रहा है, उस भाव को देख रहा है, ये कैसे गिनते हैं? ये मुझे नहीं आता है। वो जब बताऊंगा तब ना पता चले। सप्तम भाव से। अच्छा हाँ जी, दृष्टि पढ़ाया ही जाएगा समझ में। ठीक है गुरु जी, ठीक है, चलिए सूर्य चंद्र बुधा, गुरु जी सूर्य चंद्र बुधा और शुक्र चार भी एक ही घर में रहे तो क्या होगा? क्या हुआ? सूर्य चंद्र बुधा और शुक्र ये चारों भी एक ही घर में रहे तो क्या होगा? किस घर में रहे? कोई भाव का नाम लेंगे? हाँ, 11 भाव में। ये आगे बताया जाएगा। आप ये प्रश्न आप लोग ठीक है? हाँ नहीं, ये आगे चल के हाँ ओके गुरु जी। सूर्य के साथ चंद्र है, सूर्य के साथ चंद्र है और बुध शुक्र भी है, बुध शुक्र भी है। ये नोट किए रहिए, ठीक है? ये ठीक है, आप पूरा ये लग्न बताइए। एक दिन मैं आपका नाम क्या है? मल्लिकार्जुन। हाँ मल्लिकार्जुन, ठीक है। शायद आप एक बार पढ़। सर मेरा प्रश्न है एक,
एक अभी खत्म जी, आपका मैं नाम नोट कर लेता हूँ, ठीक है। आगे जब क्लास होगी ना, मैं आपका नाम लूंगा, आप लग्न कुंडली आप ही ये योग बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। घबराइए आप लोग, सभी लोग ध्यान रखें एक बात का, जो चीज जो जिसने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न करिए। अभी क्षीण चंद्रमा अशुभ पूर्ण ये बात चल रही है, पापा ग्रह शुभ ग्रहों की बात चल रही है, इससे संबंधित प्रश्न अधम पलटू ये बताइए, चिंता मत करिए, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए लेफ्ट हो जाए। अमित जी निवेदन ये है कि गुरु जी जो आप योग बता रहे हैं सबका कोई श्लोक यदि अवेलेबल हो जाए तो आप प्लीज भेज दीजिएगा, वो याद करने में सहायता मिल जाती है। खोल के देखते हैं, कल भेजा तो था जी गुरु जी, वो तो पढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन का जो भी योग आप बताएं भेज देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। हाँ मीरा जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर जैसे अमावस्या का या चतुर्दशी का चंद्रमा हो और उसमें सर सारे ग्रह सूर्य शुक्र भी साथ हो, बट महाभोगी वगैरह भी योग जो बना हुआ है, तो सर वो काम देगा, चलेगा या नहीं चलेगा सर उसके अंदर? सब आगे समझ में आ जाएगा, कहे घबरा रही, अभी हम समझ में नहीं आ रहा। महाभाग्य केवल आपको पता है और किसी को पता नहीं है, तो ऐसे विषय की चर्चा क्यों कर जो आपके भी है। अभी क्षीण चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा पाप अशुभ में दिक्कत हो, बताइए ऐसे विषय क्यों आप ले रही हैं? अन्य लोगों को मतलब नहीं, लेफ्ट होते जा रहे हैं। जी गुरु जी, सही बात। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, वही दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, पहले भी शायद किसी ने पूछा था, मेरे को दोबारा समझना है। वो ये था कि जैसे आपने बताया कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूर्ण चंद्र इत्यादि, तो ये जो अष्टमी की बात हुई थी, तो आपने एक बार शारद अष्टमी शारद सप्तमी ऐसे बताया, तो किस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे? मतलब जैसे अष्टमी को से ही लेकर चलेंगे या नवमी से लेकर चलेंगे, ऐसे इस तरीके से? ये कई आचार्यों को मत है अष्टमी में थोड़ा देखने, चंद्रमा जैसे बढ़ता जाता है, अष्टमी नवमी दसवीं पूर्णिमा जो आपको बलि हो जाता है, ऐसे उत्तरोत्तर थोड़ा बलि हम देंगे। अच्छा, मतलब अगर अष्टमी को ही हो, जैसे कृष्ण भक्त अष्टमी को, तो उसको किसमें काउंट करेंगे? पूर्ण चंद्रमा या क्षीण चंद्रमा, इस तरीके से पूछ रहा था मैं। लेकिन उतना पूर्ण नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो उतना पूर्ण नहीं रहेगा, अभी एक प्रकार से जन्म ही लिया ना। हाँ, जैसे जैसे बलि होता जाएगा, पूर्णिमा को सर्वाधिक बलि हो जाएगा। ठीक ठीक। गुरु जी एक प्रश्न था मेरा कि जब रमेश जी आप प्रश्न कर रहे हैं? जी सर बताइए, केदार योग क्या होता है? वो तो कल पढ़ाया था, आज का पूछ रहे, आज का बता रहा हूँ कि केदार योग मैंने कल पढ़ाया था, बताइए केदार योग क्या होता है? अब केदार योग सर जब हाँ बताइए, 6 बज के टाइम हो गया, फिर भी आप मैंने कई बार कह रहा था आज के लिए फिर चार ग्रह एक भाव में हो तब केदार योग बनेगा। 4 ग्रह एक भाव में हो, हाँ तब केदार योग बनेगा। फिर देखिएगा 12 में से सारे ग्रह 4 भावों में तब केदार होता है, ना कि 4 ग्रह एक भावों में हो जाए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, बस इतना ही। गुरु जी